नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण का नया टॉपिक जिसका नाम है कारक। आइए शुरुआत करते हैं कारक की परिभाषा से। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप के द्वारा उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों विशेषकर क्रिया के साथ जाना जाता है उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। वाक्य में संज्ञा सर्वनाम का सीधा संबंध किसके साथ होना चाहिए? क्रिया के साथ। वाक्य में संज्ञा सर्वनाम का सीधा संबंध क्रिया के साथ हो उसे हम क्या कहेंगे? कारक कहते हैं। कारकी संबंध को प्रकट करने वाले चिन्हों को क्या कहते हैं? विभक्ति चिन्ह, कारक चिन्ह, कारक सूचक अथवा परसर्ग कहते हैं। कारक की संख्या है 8। कौन कौन से हैं और उनके विभक्ति चिन्ह हैं वो उनके सामने दिए गए हैं। कर्ता ने कर्म को कैण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, अधिकरण में पर, संबंध का की के, रा री रे नानी ने, संबोधन है अजी अरे। यहाँ आप देख रहे हैं कैण और अपादान दोनों का व्यक्ति चिन्ह एक ही है, से। दोनों में अंतर क्या है? कैण का जो व्यक्ति चिन्ह से है वह जुड़ाव का सूचक है। अपादान का जो विभक्ति चिन्ह है से वो किसका सूचक है? अलगाव का। आठों कारक को एक एक से हम समझने वाले हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कर्ता कारक को। कर्ता कारक की परिभाषा है क्रिया को संपन्न कहने वाला, यानी जो क्रिया को संपन्न करेगा वो क्या कहलाएगा? कर्ता कारक। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के कहने का बोध होता है, बोध यानी ज्ञान होता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका व्यक्ति चिन्ह क्या है? ने। जो व्यक्ति चिन्ह ने है वो कर्ता के साथ कभी कभी लगता भी है, कभी कभी नहीं भी आएगा। विभक्ति चिन्ह का प्रयोग वर्तमान भविष्यकाल में नहीं होता है। इसका प्रयोग जो है सकर्मक धातुओं के साथ भूतकाल में प्रयोग होता है। मतलब जो वाक्य जो दिया गया है वो भूतकाल का है तो उसमें व्यक्ति चिन्ह का प्रयोग होगा। कब? जब सकर्मक धातु उसके साथ हो। सकर्मक और अकर्मक, जिसमें कर्म हो उसे सकर्मक कहते हैं, जिसमें कर्म नहीं है वाक्य में उसे हम क्या कहेंगे? अकर्मक। तो वाक्य अपना भूतकाल का होना चाहिए, उसमें सकर्मक धातु होनी चाहिए, तो उसमें कर्ता कारक का व्यक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। वाक्य वर्तमान काल का है, भविष्य काल का है, तो उसमें व्यक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाएगा। कभी कभी कर्ता के साथ को तथा से का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे प्रांजन ने पुस्तक पढ़ी। दूसरा उदाहरण है राहुल हंसा। यहाँ प्रांजन ने पुस्तक पढ़ी वाक्य भूतकाल का है और राहुल हंसा यह वाक्य भी भूतकाल का है। दोनों में अंतर क्या है? प्रांजन ने पुस्तक पढ़ी वाक्य भूतकाल के साथ में सकर्मक क्रिया है, राहुल हंसा भूतकाल है और अकर्मक क्रिया है। विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कब होता है? जब वाक्य सकर्मक और भूतकाल हो। तो व्यक्ति चिन्ह का प्रयोग किसमें हुआ है? प्रांजल ने पुस्तक पढ़ी। जो पुस्तक जो पढ़ी गई है वो किसके द्वारा पढ़ी गई है? प्रांजल के द्वारा। यानी क्रिया किसने संपन्न की? प्रांजल ने। जो क्रिया को संपन्न करेगा उसे हम कौन सा कारक कहेंगे? कर्ता कारक। राहुल हंसा, यहाँ हंसने की क्रिया संपन्न हो चुकी है, वाक्य भूतकाल का है, इसलिए इसमें व्यक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। वह पत्र लिखती है। पत्र जो लिखती है यह वाक्य वर्तमान काल का है और पत्र कौन लिखती है? वह फल खाएगा। फल कौन खाएगा? वह। वाक्य कौन सा है? भविष्य काल का है। तो वर्तमान काल भविष्य काल में विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। कभी कभी विभक्ति चिन्ह की वजह से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो आपको याद रखना है क्रिया को संपन्न कहने वाला। कर्ता कारक की परिभाषा क्या है? क्रिया को जो संपन्न करेगा वह कर्ता कारक कहलाएगा। वर्षा जाएगी, यहाँ जाने की क्रिया कौन संपन्न करेगी? वर्षा। बालक को सो जाना चाहिए। किसको सो जाना चाहिए? बालक को। अभी बताया था कभी कभी कर्ता के साथ को तथा से का प्रयोग भी किया जाता है। यहाँ सो का प्रयोग किया गया है, को का प्रयोग किया गया है। रीमा से पुस्तक पढ़ी गई, यहाँ से का प्रयोग किया गया है। परंतु पुस्तक किससे पढ़ी गई? रीमा से, इसलिए कौन सा कारक हो जाएगा?
कर्ता कारक। तो कर्ता कारक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कर्ता कारक की परिभाषा क्या है? क्रिया को जो संपन्न करेगा वो कौन सा कारक कहलाएगा? कर्ता कारक। कर्ता कारक का व्यक्ति चिन्ह कब आएगा? जब वाक्य सकर्मक धातुओं के साथ में भूतकाल का हो। अगला कर्म कारक। कर्म कारक की परिभाषा है क्रिया से प्रभावित होने वाला। क्या परिभाषा है? क्रिया से जो प्रभावित होगा उसे कर्म कारक कहते हैं। जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका व्यक्ति चिन्ह को है। कर्म कारक का व्यक्ति चिन्ह क्या है? को है। पर अधिकांश को परसर्ग कर्म के साथ नहीं लगता है। कहना व पूछना के साथ से का प्रयोग होता है, को का नहीं। जहाँ वाक्य में कहना और पूछना इस तरह लिखा है तो वहाँ पर को का प्रयोग नहीं होगा। किसका प्रयोग हुआ? से का। उदाहरण के द्वारा देख लेते हैं। राम ने लक्ष्मण से पूछा। यहाँ आप देख सकते हैं दो विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया गया है, ने का और से का। आप किसको महत्व देंगे, ने को या से को? तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। वाक्य में 1, 2, 3 कितनी विभक्ति चिन्ह आए, जो आखिरी वाला विभक्ति चिन्ह रहता है वो आपका सही आंसर होगा। तो राम ने लक्ष्मण से पूछा। से किसका विभक्ति चिन्ह होता है? उससे मतलब नहीं है। वाक्य को समझो, यह वाक्य जो है क्रिया से प्रभावित है या नहीं। राम ने किससे पूछा? लक्ष्मण से। किससे पूछा? लक्ष्मण से। और मैंने लिखा है कहना और पूछना के साथ से का प्रयोग होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूछा गया है, राम ने लक्ष्मण से पूछा। और कहना पूछना के साथ में किसका प्रयोग होगा? से का होगा, को का नहीं होगा। मोहन ने राधा से कहा। यहाँ पे कहने वाली बात आ रही है। मोहन ने राधा से कहा, तो यहाँ पे कौन सा व्यक्ति चिन्ह होगा? से। आपको आखिरी वाली व्यक्ति चिन्ह पर ध्यान देना है, शुरू वाली पर नहीं। राम ने रावण को मारा। यहाँ पर न पूछने वाली बात हुई है न कहने वाली बात हुई है, तो व्यक्ति चिन्ह किसका कौन सा होगा? को। से का प्रयोग केवल पूछना और कहना के साथ ही प्रयोग होगा। राम ने रावण को मारा, यहाँ भी व्यक्ति चिन्ह दो हैं, ने और को। हमें कौन सा आंसर मानेंगे? आखिरी वाले को वाले व्यक्ति चिन्ह को मानेंगे। तो राम ने रावण को मारा। राम ने किसको मारा? रावण को। तो जब तक हमें क्रिया से जब तक वाक्य को नहीं पूछा जाएगा तब तक हमें कर्म नहीं मिलेगा, अपना आंसर सही नहीं होगा। वह फिल्म देखता है। वह क्या देखता है? फिल्म। गौरव रोटी खा रहा है। गौरव क्या खा रहा है? रोटी। लेखक उपन्यास लिखता है। लेखक क्या लिखता है? उपन्यास। दुर्गेश गेंद खेल रही है। दुर्गेश क्या खेल रही है? गेंद। यहाँ आप देख सकते हैं विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। जब तक आपको परिभाषा अच्छे से नहीं आती है समझ में, तब तक आप उदाहरण को नहीं लगा सकते हैं। यहाँ आप क्या करके प्रश्न पूछिए, दुर्गेश क्या खेल रही है, तो आपको आंसर क्या मिलेगा? गेंद। अध्यापक पुस्तक पढ़ाता है। अध्यापक क्या पढ़ाता है? पुस्तक। आप क्रिया से प्रश्न पूछोगे क्या करके, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? कर्म मिलेगा। नौकर को बुलाओ। किसको बुलाओ? नौकर को। यहाँ व्यक्ति चिन्ह भी देख सकते हैं, को का प्रयोग किया गया है। उस किताब को जरा उठा दीजिए। यहाँ भी व्यक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो कर्म कारक भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कर्म कारक की परिभाषा क्या है? क्रिया से प्रभावित होने वाला। तीसरा है अपना करण कारक। करण कारक की परिभाषा क्या है? क्रिया का साधन या उपकरण। संज्ञा की जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। इसका व्यक्ति चिन्ह से या के द्वारा है। कर्ण कारक को जो व्यक्ति चिन्ह है वो जुड़ाव का सूचक है। उदाहरण देखते हैं, पिताजी कार से कार्यालय जाते हैं। पिताजी कार्यालय तो जाते हैं, किससे जाते हैं?
कार से। तो यहाँ पर जो साधन है, किस साधन का प्रयोग किया गया है? कार का। परिभाषा क्या है? क्रिया का साधन या उपकरण। तो यहाँ कार क्या है? यहाँ पे जुड़ाव का सूचक है। ममता चाकू से फल काट रही है। ममता फल काट रही है, किससे काट रही है? चाकू से। तो चाकू यहाँ पे क्या है? जुड़ाव का सूचक है, यानी साधन है। छात्र पेन से लिखता है। छात्र जो लिख रहा है वो किससे लिख रहा है? पेन से। बाजार में पैसे से सामान खरीदा जाता है। प्रधानाचार्य ने यह आदेश चपरासी के द्वारा भिजवाया है। प्रधानाचार्य ने जो आदेश भिजवाया है वो किसके द्वारा भिजवाया है? चपरासी के द्वारा। कुल्हाड़ी से वृक्ष काटा। वृक्ष जो काटा वो किससे काटा? कुल्हाड़ी से। यहाँ पे कुल्हाड़ी क्या है? साधन है। विभक्ति चिन्ह भी आपको दिख रहा है, से है। जुड़ाव का सूचक क्या है? कुल्हाड़ी। राम ने रावण को बाण से मारा। यहाँ 3 विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया गया है, ने, को, से। अभी आपको बताया था वाक्य के जो अंत में विभक्ति चिन्ह लगा रहता है वो अपना क्या होता है? आंसर होता है। यहाँ राम ने रावण को किससे मारा? बाण से मारा। तो यहाँ मायने का जो साधन है वो क्या है? बाण। तो बाण यहाँ पे क्या? जुड़ाव का सूचक है। तो कर्ण कारक भी आपको अच्छे से सही में आ गया होगा। अगला है अपना संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की परिभाषा है जिसके लिए कोई क्रिया संपन्न की जाए। क्या परिभाषा है? जिसके लिए कोई क्रिया संपन्न की जाए। अगली परिभाषा से समझते हैं, जिससे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए उसका बोध कराने वाले संज्ञा रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान के अंतर्गत प्रत्येक क्रिया किसी प्रयोजन या किसी हित की पूर्ति के लिए की जाती है। इसका विभक्ति चिन्ह को या के लिए है। उदाहरण के द्वारा समझते हैं, मैं नौकर के लिए वेतन देता हूँ। विभक्ति चिन्ह भी देख सकते हैं। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? के लिए। मैं नौकर के लिए वेतन देता हूँ। मैं अपनी माता के लिए दवा ले आया हूँ। यहाँ विभक्ति चिन्ह क्या है? के लिए। मंत्री जी इलाज के लिए अमेरिका जा रहे हैं। यहाँ विभक्ति चिन्ह क्या है? के लिए। आप विभक्ति चिन्ह से भी नहीं समझते हैं तो वाक्य को समझो। मंत्री जी अमेरिका जा रहे हैं। अमेरिका जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? इलाज के लिए। और परिभाषा क्या कहती है? परिभाषा कहती है जिससे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए उसका बोध कराने वाले संज्ञा रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान के अंतर्गत प्रत्येक क्रिया जो होती है वो किसी प्रयोजन या किसी हित की पूर्ति के लिए की जाती है। तो यहाँ पे क्या प्रयोजन है मंत्री जी का? मंत्री जी अमेरिका क्यों जा रहे हैं? इलाज के लिए। घूमने तो नहीं जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? इलाज के लिए। तो कौन सा कारक हो जाएगा? संप्रदान कारक। भोलू ने सूरज को अपना बस्ता दे दिया। यहाँ पे हित पूर्ति के लिए बात की रही है, यानी किसी के लिए कुछ किया जा रहा है। तो भोलू ने सूरज को क्या दे दिया? अपना बस्ता दे दिया। विभक्ति चिन्ह क्या है? को। संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? के लिए या फिर को। अमेरिका ने भारत को आर्थिक सहायता दी। अमेरिका ने भारत को आर्थिक सहायता दी, यानी हित पूर्ति वाली बात की जा रही है। विभक्ति चिन्ह क्या है? को। संप्रदान कारक भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिसके लिए कोई क्रिया संपन्न की जाए। प्रत्येक कारक का विभक्ति चिन्ह आपको याद रखना है, पेपर में बहुत पूछा जाता है। अगला कारक है अपादान कारक। जहां अलगाव हो वहां ध्रुव या स्तर में अपादान होता है। कर्ण और अपादान का विभक्ति चिन्ह क्या है? से है। कर्ण का जो विभक्ति चिन्ह से है उसका प्रयोग किया जाता है जुड़ाव के सूचक में। अपादान का जो विभक्ति चिन्ह है वो अलगाव का सूचक है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने की स्थिति का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? से। पेड़ से पत्ता गिरा। विभक्ति चिन्ह क्या है? से। और पत्ता जो है पेड़ से क्या हो गया? अलग हो गया। अब इस वाक्य में आपसे पूछा जाए कि इसमें अपादान कारक क्या है, तो अपादान कारक वह होता है जो स्थिर रहता है। तो इसमें अपादान कारक क्या है? पेड़। क्योंकि पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ तो नहीं गिरा, पेड़ अपनी जगह पर ही खड़ा है। तो अपादान कारक की परिभाषा क्या है? जहां अलगाव हो वहां ध्रुव या स्तर में अपादान होता है। तो अपादान किस में है? पेड़ में। लड़का छत से गिरा।
लड़का जो है छत से क्या हो गया, अलग हो गया। छत यहाँ पे क्या है, अपादान है। योगेश घर से आता है, योगेश घर से क्या हो गया, अलग हो गया है, और घर यहाँ पर क्या है, अपादान है। तो जहाँ अलग होने की, जहाँ अलगाव हो वहाँ पे क्या होगा, अपादान कारक। इसके अलावा निम्न स्थितियों में भी अपादान कारक होता है। निम्न स्थितियाँ कौन कौन सी हैं देख लेते हैं अभी। उसके लिए एक ट्रिक बनाई है, तुलना की भय से विद्या प्रारंभ गल जा। जिससे तुलना की जाए वहाँ भी अपादान कारक ही होगा। जैसे भारत पाकिस्तान से बड़ा है, भारत पाकिस्तान की यहाँ पर तुलना की जा रही है, तो यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा, अपादान। जिससे भय प्राप्त हो, जिससे भय प्राप्त होगा वहाँ भी अपादान कारक होगा। जैसे राजकिशोर सांप से डर गया। जिससे विद्या प्राप्त की जाए, जैसे छात्र अध्यापक से पढ़ते हैं। जहाँ से कोई कार्य प्रारंभ हो, जैसे कल से 1 दिवसीय मैच प्रारंभ होगा। गत्यर्थ क्रिया यानी गतिमान क्रिया, गंगा हिमालय से निकलती है। लजाना या शर्माना, बहू जेठ से ले जाती है। तो यहाँ भी आपके कौन सा कारक है, अपादान। तो अपादान कारक निम्न स्थितियों कौन कौन से होते हैं, जिससे तुलना की जाए, जिससे भय प्राप्त हो, जिससे विद्या प्राप्त की जाए, जहाँ से कोई कार्य प्रारंभ हो, गत्यर्थ क्रिया में, और लजाना। अगली है अपने संबंध कारक, जहाँ कर्ता तथा अन्य संज्ञाओं से संबंध स्थापित हो। जहाँ कर्ता तथा अन्य संज्ञाओं से संबंध स्थापित हो। संज्ञा या सर्वनाम से जहाँ किसी संज्ञा यानी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का संबंध प्रकट हो, वहाँ संबंध कारक होता है। इससे संबंधवाचक के रूप में काकी के, रारी रे व्यक्ति चिन्ह लगता है। जैसे यह रॉबी का पेन है। पेन का संबंध किससे उतारा है, रॉबी का। व्यक्ति चिन्ह भी आप देख सकते हैं किसका प्रयोग किया गया है, किस व्यक्ति का प्रयोग किया गया है, काका। संबंध वाचक जो कारक है उसका व्यक्ति चिन्ह क्या है, काके की, रारे री, नाने नी। तो यहाँ का प्रयोग किया गया है, और पेन का संबंध उतारा है कि पेन किसका है, रॉबी का। शिवानी की पुस्तक मेरे पास है। मेरे पास जो पुस्तक है वो किसकी है, शिवानी की। यहाँ व्यक्ति चिन्ह की का प्रयोग किया गया है। हमें मुख के दर्शन हुए, यहाँ के का प्रयोग किया गया है। मेरा लड़का, यहाँ आपको बताना है किस व्यक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है। जो लड़का है वो किसका है, मेरा। यहाँ लड़का का संबंध बताया है, लड़का मेरा है। यहाँ व्यक्ति चिन्ह रा है, मेरा, यहाँ रा छुपा हुआ है। यहाँ रा व्यक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है। मेरी लड़की, मेरी लड़की में री संबंध वाचक जो व्यक्ति चिन्ह है री, उसका प्रयोग किया गया है। लड़की का संबंध उतारा है, लड़की किसकी है, मेरी। अपना भरोसा, यहाँ ना का प्रयोग किया गया है, ना व्यक्ति चिन्ह का, अपना भरोसा। अपनी रोजी, यहाँ नी का प्रयोग किया गया है। यह मेरी किताब है, यहाँ री व्यक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है, और जो किताब है वो किसकी है, मेरी। किताब का संबंध उतारा है, किताब मेरी है। तो संबंधवाचक कारक जो है आपको अच्छे से सही में आ गया होगा। अगला है अधिकरण कारक, जो क्रिया के आधार यानी स्थान, समय, अवसर यानी समय ही मान सकते हैं, आदि का बोध कराएं, उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया की स्थान, काल या भाव का बोध होता है वह अधिकरण कारक होता है। इसकी व्यक्ति चिन्ह क्या है, मैं, पर। इसके दो व्यक्ति चिन्ह हैं, मैं और पर। उदाहरण देखते हैं, मेज पर पंखा रखा है। यहाँ आपको व्यक्ति चिन्ह दिख रहा होगा, क्या है, पर। परिभाषा के अनुसार देखें तो पंखा जो रखा है वो कहाँ रखा है, मेज पर। यहाँ स्थान की बात की जा रही है, पंखा किस स्थान पर रखा है, मेज पर। अलमारी में कपड़े रखे हैं, यहाँ व्यक्ति चिन्ह में का प्रयोग किया गया है, स्थान क्या है, अलमारी। पिताजी कार्यालय में हैं, यहाँ में का प्रयोग किया गया है। बच्चे छत पर खेल रहे हैं, पर क्या है, यहाँ पर व्यक्ति चिन्ह है। अधिकरण कारक के 3 प्रकार होते हैं, स्थानाधिकरण, कालाधिकरण, भावाधिकरण।
तीनों के द्वारा हम समझ लेते हैं। तीनों के उदाहरण, स्थानाधिकरण, जिस स्थान पर क्रिया होती है उसे स्थानाधिकरण कहते हैं। जैसे रिंका मैदान में खेल रहा है। रिंका जो खेल रहा है वो कहाँ खेल रहा है? मैदान में। मैदान क्या हो गया? यहाँ पे स्थान हो गया। तो जिस स्थान पर क्रिया होती है उसे स्थानाधिकरण कहते हैं। वे छत पर बैठे हैं। वे कहाँ बैठे हैं? छत पर। छत स्थान हो गया। तो स्थानाधिकरण आपको सही में आ गया होगा। अधिकरण कारक का दूसरा भेद है कालाधिकरण। जिस काल में व्यापार की क्रिया होती है उसे कालाधिकरण कहते हैं। जैसा रूबी 2 घंटे से कार्य समाप्त कर लेगी। यहाँ पे समय दे रहा है काल। रूबी जो कार्य समाप्त कर लेगी वो कब कर लेगी? 2 घंटे में। भावाधिकरण, क्रियाओं के भाव के प्रयोग में भावाधिकरण होता है। जहाँ आपको भाव प्रकट हो। तुम्हारे घर सोना बरसेगा, यह भावाधिकरण है। आखिरी आपका संबोधन कारक। संबोधन कारक की परिभाषा है किसी को पुकारना, संबोधित किया जाता है। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए या चेतावनी दी जाए उसे संबोधन कहा जाता है। संबोधन कारक का कोई विभक्ति चिन्ह नहीं होता। उसे प्रकट करने के लिए संज्ञा के पहले प्रायः विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है। जैसे अरे बेटा, बेटा के बाद जो चिन्ह लगा है वो कौन सा है? विस्मयादि बोधक। अरे बेटा यहाँ आना, अरे इधर आओ, ए सुनो जरा, हे भगवान मुझे शक्ति दो। तो संबोधन कारक की परिभाषा क्या है? किसी को पुकारा जाए या फिर चेतावनी दी जाए। तो यहाँ आपके कारक समाप्त हो जाते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।